हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो क्लास 10 की बायोलॉजी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ये आज उसकी चौथी क्लास है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको कवर कर लीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो आइए सर थोड़ा सा बात करते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा है। तो पहली क्लास में हमने सीखा था कि पोषण एक्चुअली क्या होता है, जैव प्रक्रियाएँ क्या होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी क्लास में हमने सीखा कि पोषण कितने प्रकार का होता है। उनमें हमने देखा कि स्वपोषी पोषण होता है और विषमपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण में भी हमने प्रकाश संश्लेषित पोषण देखा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषित जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तीसरी क्लास में हमने देखा कि एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, कैसे होता है और कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ना टोटली डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना, वो है पौधों का भोजन। ठीक है, तो एक्चुअली वो पौधों में भोजन बनता कैसे है, तो आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या देखते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। कल की क्लास में आपने ये समझ लिया था कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझो कि पौधे क्या ले रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं। इन दोनों की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? C6H12O6, यानी कि ये बना रहे हैं अपना भोजन। ठीक है, प्लस आपको क्या देते हैं? आपको देते हैं ऑक्सीजन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको आप 12 कर लीजिए। यहाँ पर भी आपका 6H2O बनता है। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास छोटे पदार्थ हैं, ये छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना रहे हैं। तो आप जरा पहली क्लास को रिवाइंड करिए कि ये कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। छोटे छोटे पदार्थ मिलकर जब एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं ना, तो ऐसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? ऐसी प्रक्रिया को बेटा आप एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो हम पहली बात लिखेंगे वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण कैसी रिएक्शन होती है बेटा? ये एनाबॉलिक होती हैं। कैसी रिएक्शंस होती हैं? ये एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब ये कैसी क्रियाएं हैं? ये उपचयी क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं बेटा? उपचयी क्रियाएं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ हमने क्या जोड़ दिया? देखो, कार्बन ऑक्सीजन इसमें पहले से ही है, हमने इस H2O का हाइड्रोजन निकाला और इसके साथ जोड़ दिया। क्या बन गया? देखो H2O बना ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन जोड़ा। और किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अपचयन कहलाती है। यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये कैसी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है? देखो, आपके पास मेन अभिकारक क्या होता है? CO2 होता है। CO2 का क्या कराया आपने? CO2 का कराया बेटा आपने अपचयन। CO2 का अपचयन कराने के बाद आपने क्या बनाया? आपने एक शर्करा बनाई, और वो कौन सी शर्करा थी? वो शर्करा थी ग्लूकोज, C6H12 और O6। ठीक, तो आप सोचिए कि आपने क्या कराया बेटा? आपने कराया अपचयन। ठीक, अब ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? ये सारी प्रोसेस होती है पत्तियों की मेसोफिल सेल्स में। पत्तियों की मेसोफिल सेल्स होती हैं, अभी हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि पत्तियों में मेसोफिल सेल्स होती हैं। उन मेसोफिल सेल्स में हरित लवक होते हैं और हरित लवक के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्चुअली इसमें होता क्या है। सपोज करिए ये आपके पास एक मेसोफिल सेल है। क्या है बेटा? ये मेसोफिल सेल है। ये हो गई हमारी एक मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल में क्या हुआ? पौधों ने क्या लिया? वातावरण से CO2 लिया, जिसको वो क्या करेंगे बेटा? चेंज करेंगे किस में? C6H12O6 में। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम चीर फाड़ देना है जिसको। आज के बाद ना कभी इन सारी चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, बस ध्यान से देखते जाइए और प्लीज़ हो सके तो पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, गजब की क्लैरिटी आएगी और गजब की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। इधर यहाँ पर क्या है? कार्बन ऑक्सीजन है। इसमें अलग से आपने क्या जोड़ दिया? इसमें कार्बन ऑक्सीजन के अलावा क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। यानी हाइड्रोजन को मैंने इसमें जोड़ा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर क्या हुई है? यहाँ पर हुआ है अपचयन। क्या हुआ बेटा? अपचयन।
अपचयन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अपचयन करने के लिए चाहिए आपको हाइड्रोजन। क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन चाहिए। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर? हम लेते हैं वाटर बेटा। क्या लेंगे? H2O। H2O में ये OH देख रहे हो आप? हाइड्रोजन ही तो है ना। हमने क्या लिया? ये H2O, और H2O की हाइड्रोजन यहाँ चली गई इस CO2 का अपचयन कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या बची? ऑक्सीजन बची ना। अगर इसको मैं 2 बार लेता हूँ तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन चला गया क्या कराने के लिए? 4 हाइड्रोजन चला गया अपचयन कराने के लिए। और यहाँ पर क्या बन गई बेटा? ये O2 बन गई। और O2 जो है ना, वो सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद, देखो सह उत्पाद वो होता है ना जो मेन प्रोडक्ट के साथ में बनता है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन देने के चक्कर में ये ऑक्सीजन बन गई, क्योंकि इस पानी का जो हाइड्रोजन था वो कहाँ गया? अपचयन कराने के लिए गया। किसका? CO2 का। क्या बनाएगा? इससे भोजन बनाएगा। इस भोजन को बनाने के लिए CO2 का अपचयन कराया किसने? पानी ने। तो इसकी जो ऑक्सीजन थी ना, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में, एक सह उत्पाद के रूप में क्या हो गई? बाहर आ गई। ठीक है, और बाहर आ गई, किसको मिल गई? हमको मिल गई। हम लोग कहते हैं ना कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो एक्चुअली में क्या हुआ ये समझ पा रहे हैं आप? यानी जो हमको ऑक्सीजन मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है पानी के अणु से। जो जड़ें पानी खींच के ऊपर पत्तियों तक पहुँचाती हैं ना, उन पानी के अणुओं से ऑक्सीजन अलग होकर हम लोग को मिल जाती है, उसको हम श्वसन में इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इतना सब कुछ करने में, ठीक है, इतना सब कुछ करने में ऊर्जा भी लगती है। ठीक, कैसे? क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। तो अगर इतना सब कुछ काम करने में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा लगेगी, यानी ऊर्जा का क्या होगा बेटा? अवशोषण होगा। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ना, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो ऊष्मा शोषी, यानी वो एंडोथर्मिक है। ठीक, और इस प्रक्रिया में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। यानी प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है बेटा? रिडक्शन प्रक्रिया है। यानी कैसी प्रक्रिया है? वो एक अपचयन प्रक्रिया है। अब 3 बातें यहाँ से क्लियर हो जा रही हैं। कितनी बातें? 3 बातें। ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज़ तो प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है, जिसमें छोटे छोटे पदार्थों से एक बड़ा पदार्थ बनता है। पहली बात। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुड़ जाता है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ में पानी से आया हुआ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिसके कारण इसका अपचयन हो जाता है। तो कैसी प्रक्रिया है ये? अपचयन प्रक्रिया है। दूसरी बात, ठीक, ये हमारी पहली बात, ये हो गई हमारी दूसरी बात। और फिर इन सारी प्रक्रियाओं में ना क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, तो ये कैसी प्रोसेस हो गई बेटा? तीसरी प्रोसेस हो गई। ठीक, तो ये कैसी प्रोसेस है हमारी? प्रकाश संश्लेषण उपचयी क्रिया है, अपचयन है, साथ साथ में ऊष्मा शोषी भी है। अब सवाल ये है कि इसमें ये जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना, ये ऊष्मा आएगी कहाँ से? तो ये ऊष्मा आती है बेटा प्रकाश स्रोत से। और प्रकाश स्रोत क्या होता है इसके लिए? इसके लिए प्रकाश स्रोत, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो ये ऊर्जा आती है सूर्य प्रकाश से। कहाँ से आती है? सूर्य प्रकाश से। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं? क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस होती कैसे है और किस प्रक्रियाओं द्वारा ये शुगर बनती है। ठीक है, तो चलो देखें। अब हमारी जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये है हमारी प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेटा 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहले स्टेप को हमने नाम दिया लाइट रिएक्शन, दूसरे स्टेप को हमने नाम दिया डार्क रिएक्शन। ठीक, इसको हमने हिंदी में कहा प्रकाशिक अपक्रिया, इसको हमने कहा बेटा अप्रकाशिक अपक्रिया। या फिर अप्रकाशिक अपक्रिया लिख देते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ें बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं लाइट रिएक्शन में।
ठीक, तो आप हेडिंग लगाएंगे लाइट रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हमने लाइट रिएक्शन। ठीक, अब पहली बात इसमें लिखिए, इस अपक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, इसी कारण लाइट रिएक्शन को एक और नाम दिया गया, इसको कहा गया हिल रिएक्शन। क्या नाम दिया बेटा? हिल रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन जो होती है ना, ये होती कहाँ पर है? कल आपने हरित लवक देखा था, वो कुछ ऐसा था हमारा। ठीक, वहाँ पर ऐसे सिक्के जैसे संरचनाएं थी। ठीक, सिक्के जैसी संरचनाओं पर छोटे छोटे क्या लगे थे बेटा? फोटो सिस्टम लगे थे, है ना। इन्हीं फोटो सिस्टम पर क्या पड़ती थी? सनलाइट पड़ती थी, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता था। ठीक, और इन्हीं सूर्य के प्रकाश से क्या बनती थी हमारी? CO2 किस में बदलती थी? भोजन में बदलती थी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है ना, वो कहाँ पर होती है बेटा? तो वो होती है हरित लवक के ग्रेना में। ये थैलेकोइड थे सिक्के जैसे संरचना, इनके समूह को आपने ग्रेना कहा था। ग्रेना पर की मेम्ब्रेन पर ही क्या होते हैं आपके? फोटो सिस्टम 1 था और फोटो सिस्टम 2 था। ठीक, तो इन्हीं दोनों सिस्टम की सहायता से क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। तो हमने देखा आगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बेटा? तो ये हो गई हमारी हरित लवक के ग्रेना में होती है। ठीक, ग्रेना में ऐसा क्या चीज़ होता है? तो ग्रेना में होता है बेटा PS1 एंड PS2। ठीक, PS1 और PS2 क्या होते हैं? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। इन्हीं की सहायता से क्या होती है? सनलाइट ट्रैप होती है। सनलाइट को ट्रैप करने का मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उन्हीं की सहायता से क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज किया जाता है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। हरित लवक के ग्रेना में क्या है? PS1 एंड PS2। तो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? पहली बात तो इसको आपने क्या नाम दे दिया? हिल अपक्रिया का। दूसरी बात ये कहाँ पर होती है बेटा? तो ये होती है कहाँ पर? हरित लवक के ग्रेना में। तीसरी बात, इस रिएक्शन में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या घटित होता है वो हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी। सबसे पहले बेटा आपका एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हमारे एक फॉस्फेट से जुड़कर क्या बनाता है बेटा? एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो डाइफ का मतलब होता है 2, यहाँ पर एक फॉस्फेट है यानी 2 फॉस्फेट और एक ये फॉस्फेट, कितने हो गए बेटा? 3 फॉस्फेट। 3 के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? ट्राइफॉस्फेट। तो यानी एडेनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं? 3 फॉस्फेट। तो क्या बन गया ये? एटीपी। तो पहली चीज़ क्या होता है कि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखो। अब सबसे पहले क्या है बेटा? ये सनलाइट है। सनलाइट आई कहाँ गिरी? ये है PS1 एंड PS2। इन पर क्या है? सनलाइट आने से ये कहाँ पर है बेटा? ग्रेना की मेम्ब्रेन पर है। और यहाँ पर क्या गिर रही है? ऊपर से सनलाइट। सनलाइट गिरने से इनके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के कारण इसमें होता है बेटा जल का अणु। क्या होता है? जल का अणु होता है। अब आपको पता है ना, जब जल का एक अणु टूटता है तो वो क्या क्या देता है? एक H+ और एक OH- देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जल का एक अणु टूटेगा ना तो एक H+ देगा और एक OH- देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो,
अगर मेरे पास एक जल का अणु टूटेगा तो एक H आएगा और एक OH आएगा, 2 टूटेगा तो 2 H आएगा, 2 OH आएगा, 3 टूटेगा तो 3 H आएगा और 3 OH आएगा। लेकिन अगर मैंने 4 जल के अणु को तोड़ा ना तो 4 H आएगा और 4 ही OH आएगा। तो यहाँ पर हम कितने H2O लेते हैं, 4 H2O। यहाँ से क्या आया बेटा, 4 H प्लस 4 OH माइनस आया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ना, ये काम कराते हैं। ठीक, क्या कराते हैं, देखो पहली बात उन्होंने जल को तोड़ा, जल को तोड़ने के बाद इसमें से क्या निकला, ये H प्लस निकला और हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी अपचयन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस हरित लवक में एक पदार्थ होता है NADP प्लस। ठीक, ये जो है ना 4 हाइड्रोजन इसके अंदर जाते हैं और इसको बना देते हैं बेटा NADPH2। ठीक, एक NADPH2 बनाने में कितने हाइड्रोजन लगे, 2। तो अगर यहाँ पर 2 NADP होंगे तो यहाँ पर कितने बनेंगे बेटा, 2। देखो 2 NADP थे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन। देखो आप बात को ऐसे समझने की कोशिश करो, एक NADP जो है, एक NADP प्लस 2 H से जुड़कर क्या बना सकता है, NADPH2 बना सकता है एक बार। अगर मैंने इसको 2 बार लिया, NADP प्लस को मैंने लिया 2 बार, ठीक, तो एक बार इसमें 2 H और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, एक और बार क्या बन जाएगा, NADPH2। ठीक, तो इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करके लिखें तो इसको कितनी बार लिया हमने, 2 बार। NADP का प्लस कितने हाइड्रोजन लिए हैं हमने, 4 हाइड्रोजन लिए हैं और ये 4 हाइड्रोजन मिलके कितने NADPH2 बनाएंगे, 2 बार। तो यहाँ पर बना 2 बार NADPH2। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, ये NADPH2। ठीक, ये एक पदार्थ है जो कहाँ बना, लाइट रिएक्शन में बना। ठीक है, और इस पदार्थ को बनाने में, ध्यान से सुनना बेटा, इस पदार्थ को बनाने में किसका योगदान है, इस हाइड्रोजन का योगदान है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4 OH बचा हुआ है। कितने OH है बेटा, 4। एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और ये चौथा OH। ठीक है, अब इन 4 OH में से देखो, पहले वाले OH से एक H निकला, दूसरे वाले OH से क्या निकला, पूरा का पूरा OH। ये क्या बन गया बेटा, H यानी H2 और ये एक O, एक H2O बना। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक H इससे और ये OH क्या बना, H यानी H2 और यहाँ पर एक O है यानी क्या बना, H2O। ठीक है, तो आप देखो कितने H2, इस 4 OH से कितने H2O बने, 2 H2O ना, एक H2O और 2 H2O, यानी इसमें क्या बनता है, इस लाइट रिएक्शन में क्या बना बेटा, 2 बार H2O भी बन गया। अब देखो आपके पास क्या क्या बच रहा है इन सब के बनने के बाद। इन सब के बनने के बाद जो है ये आपका एक ऑक्सीजन यहाँ बच रही है, एक ऑक्सीजन यहाँ बच रही है, तो ये ऑक्सीजन, ये O और ये O मिलके क्या बन जाएगा बेटा, O2 बन जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। लाइट रिएक्शन में पहली चीज़ क्या हुई है, सनलाइट आके गिरी है किस पर, ग्रेना पर। उसके फोटो सिस्टम जो होते हैं, फोटो सिस्टम 1 यानी फोटो सिस्टम 2 जो किसका बना होता है बेटा, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल उसका एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद जल के अणु को उसने क्या किया, तोड़ा। जल का अणु टूटने के बाद क्या हुआ, टूटने के बाद एक जल का अणु टूटता है ना तो एक H और एक OH बनता है, तो 4 जल के अणु टूटेंगे तो 4 H और 4 OH बनेंगे। ये 4 H जो है ना इस्तेमाल हो गए कहाँ पर, NADP प्लस को किस में चेंज करने के लिए, NADPH2 में चेंज करने के लिए। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनेंगे। बचा क्या है हमारे पास, 4 OH बचा है। इस 4 OH में से भी कितने H2O निकल गए बेटा, एक H2O ऊपर, एक H2O नीचे। बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, ये वाला O2 बन गया। तो अब आप जरा ध्यान से देख के बताओ कि इस पूरी प्रोसेस में, लाइट रिएक्शन की पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें बनी हैं। तो देख बेटा इधर, लाइट रिएक्शन में जो पहली चीज़ मैंने बनाई ना वो क्या थी, मेरी ATP थी। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या है, यानी लाइट रिएक्शन में बना क्या क्या चीज़ें, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है।
तो लाइट रिएक्शन में बना पहला चीज़ H2O बना, ठीक, कितनी बार बेटा, 2 बार। दूसरा चीज़ क्या बना उसमें, O2 बना। तीसरा चीज़ क्या बना उसमें, NADPH2, कितनी बार बना ये, 2 बार, ठीक। ये पहला प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट और ये तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट क्या था, ATP था। तो यहाँ क्या बनी है बेटा, ATP बनी है, ठीक। तो ये चारों चीज़ें कहाँ बनती हैं बेटा, ये चारों चीज़ें बनती हैं लाइट रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन में बनी हुई ये जो ऑक्सीजन है ना, यही ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। और जब ये मुक्त हो जाती है ना, तो हमको मिल जाती है, पौधे इसको बाहर कर देते हैं और ये हम किसको मिल जाती है, हमको मिल जाती है कि जाओ मस्त जी भर के सांस लो, ठीक। तो अब आप समझ पा रहे हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मिलती है, यानी पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं ना, असल में कौन सी रिएक्शन में देते हैं बेटा, वो लाइट रिएक्शन में देते हैं, ठीक है। तो इसके फ्लो चार्ट को ऐसे समझने की कोशिश करिए। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लाइट गिरी ग्रेना पर। ग्रेना पर क्या थे, PS1 PS2 जो किसके बने थे, क्लोरोफिल के बने थे। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्तेजित हो गए। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकला, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पानी के अणु को तोड़ दिया। पानी का अणु टूटा तो क्या बना, H+ आयन बने। कितने बने, 4 बने। इन चारों H+ आयन ने क्या किया, NADP+ को किस में चेंज किया, NADPH2 में चेंज किया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा प्रोडक्ट। अब ये बचे हैं 4 OH। 4 OH में से एक H2O निकला, यहाँ पर एक H2O निकला, यहाँ पर, यानी कितने H2O बने, 2 H2O, शाबाश। यहाँ पर हमको क्या मिला फिर आगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। भाई साहब क्या बात है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकली, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकली, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं ने मिलकर क्या बनाया, ऑक्सीजन का एक अणु बनाया, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हो गई, 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आगे बढ़ें, अब ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन को, ठीक है। किसको देखेंगे, डार्क रिएक्शन को। आई होप इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई हैं, ठीक है। और नहीं समझ आई हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे ले जाके आप स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करिए, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। आपके 10th लेवल पर ये सारी चीज़ें ना जानना आपके लिए मतलब बहुत ही एक अच्छी बात है, कह सकते हैं कि अच्छी बात का मतलब है कि आप अपने लेवल से ज़्यादा जान रहे हो, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए, इसको एक बार पीछे लेके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसको बेटा, डार्क रिएक्शन को, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं हम लोग। देख बेटा, लाइट रिएक्शन में हमको क्या प्राप्त हुए, लाइट रिएक्शन से मिले हमको कुछ प्रोडक्ट, यानी कुछ उत्पाद मिले, ठीक। अब वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ATP, सेकेंड NADP, H2, थर्ड H2O एंड फोर्थ ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन क्या हुई बेटा, रिलीज हो गई, ये हो गई रिलीज बाहर की ओर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन में, ठीक। क्या है बेटा ये, डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क का मतलब आप क्या समझते हो कि डार्क का मतलब क्या होता है। डार्क का मतलब होता है बेटा जहाँ पर अंधेरा हो, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, अंधेरे में। अंधेरे में नहीं होती बेटा, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें देखो, इनको डार्क क्यों कहा गया, ये सारी चीज़ें होंगी हरित लोक में और होती भी दिन के टाइम ही है, ठीक है। जब तक लाइट रिएक्शन का बना हुआ प्रोडक्ट पत्तियों के अंदर जिंदा रहेगा, मतलब जब तक ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी उसके अंदर ना, मेसोफिल सेल के अंदर, तब तक डार्क रिएक्शन चलती रहेगी। समझ पा रहे हो। जैसे आप अभी एक खाना खाने बैठते हो तो मम्मी बनाती रहती हैं किचन में रोटी, और आप एक तरफ से बढ़िया सरकाते रहते हो, है ना। लेकिन आप कब तक रोटियाँ सरकाते रहोगे, जब तक मम्मी किचन में बनाती रहेंगी तभी ना। तो मम्मी हो गई लाइट रिएक्शन और आप हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। मम्मी द्वारा जब तक रोटियां बनती रहेंगी तब तक आपका काम चलता रहेगा। अरे इतने भी पेटू मत हो जाओ कि मतलब 8-10 खा जाओगे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मम्मी जितनी रोटियां ला के किचन से आपको देंगी आप उतना ही तो खाओगे।
तो जितना प्रोडक्ट यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन बना के देगा ना, उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन करता है? डार्क रिएक्शन। ठीक, तो डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल नहीं करता, इसी वजह से इसको डार्क कहते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होती है बेटा? डायरेक्ट लाइट इस्तेमाल होती है, क्योंकि आपने देखा था सनलाइट गिरी थी किस पर? ग्रेना पर। ठीक, तो वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर क्या यूज़ होती है बेटा? प्रकाशिक अपक्रिया में, यानी लाइट रिएक्शन में क्या होती है? लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट यूज़ होती है। ठीक, लेकिन आपके डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में ये जो लाइट रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट है ना, ये इस्तेमाल होता है। यानी डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में होता है यूज़ किसका? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस का। ठीक, तो पत्तियों में जब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस चलती कैसे है और एक्चुअली डार्क रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करिएगा साथ साथ में, आपके लिए भी अच्छा होगा। और बेटा क्लास देख रहे हो आप ना, तो हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, साथ साथ आप चीज़ें नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो रिवाइंड होता जाएगा, फिर बाद में अपना रिवीजन भी कर सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारा जो ये अप्रकाशिक अपक्रिया है ना, इसकी खोज की थी बेटा ब्लैकमैन ने। ठीक, देखो डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा। ब्लैक मतलब क्या होता है? अंधेरा मतलब काला। ब्लैक मतलब भी क्या होता है? काला। ठीक, तो काले की खोज किसने की थी? काले ने, याद रखिएगा इसे। डार्क रिएक्शन की खोज किसने की थी बेटा? ब्लैकमैन ने। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा? ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको आपने एक और नाम दे दिया, क्या? ब्लैकमैन अभिक्रिया। ठीक, अब सवाल यह है कि ये ब्लैकमैन अपक्रिया कहाँ पर होती है? तो हरित लवक का जो बेटा स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, देखिए ये क्या था? ये आपका थैलेक्वाइड था, ये समूह ग्रेना हो गया था। ठीक, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर दूसरी ग्रेना बना ली थी। इनके अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है हरित लवक के अंदर, इसी लिक्विड को आप क्या कहते हो? स्ट्रोमा कहते हो। ठीक, हिंदी में इसको पीठिका कहा जाता है, लेकिन आप स्ट्रोमा याद रखें। तो ये पहली बात तो किसने खोज की? ब्लैकमैन ने। दूसरी बात आप क्या लिखोगे? कहाँ पर होती है? ठीक, तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये होती है कहाँ पर? स्ट्रोमा में। ठीक, अब स्ट्रोमा में ये प्रोसीजर कैसे चलता है? ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रोमा में ये प्रोसीजर कैसे चलता है? तो ये प्रोसीजर सर ऐसे चलता है, लाइट रिएक्शन से बना हुआ जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो क्या होगा? स्ट्रोमा में यूज़ होगा और वही चेंज होगा किसमें? C6H12O6 में। अभी आपने देखा है ना कि अभी पहले लाइट रिएक्शन में आपने CO2 का इस्तेमाल कहीं किया नहीं है। CO2 का इस्तेमाल करेंगे हम कहाँ पर? डार्क रिएक्शन में। अब ध्यान से सुनेंगे, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, लाइट रिएक्शन से प्राप्त उत्पादों का यानी प्रोडक्ट्स का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका उपयोग होता कैसे है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा मन लगा के देखना। देखो हो कहाँ रही है ये रिएक्शन? स्ट्रोमा में। इस स्ट्रोमा में बेटा एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है। क्या होती है? 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जिसको हमने नाम दिया RUBP। कौन से शुगर है बेटा? ये RUBP है, रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है इसका, रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये कितने कार्बन की हो गए बेटा? ये है 5 कार्बन की शुगर। ठीक, अब इस 5 कार्बन की शुगर में बाहर से आई हुई क्या होती है? CO2 जुड़ती है, बाहर से आई CO2 जुड़ती है। और किसी भी चीज़ में CO2 का जुड़ना बेटा कहलाता है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण।
इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा आप कार्बोक्सिलेशन। क्या कहोगे? कार्बोक्सिलेशन कहोगे। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, देख बेटा CO2 में कितने कार्बन? एक कार्बन। यहाँ कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन ये, एक कार्बन ये, टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बोक्सिलेशन में कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं बेटा? 5 यहाँ के, 6 यहाँ के। ठीक है, तो ये CO2 जब इससे जुड़ते हैं ना, इसका होता है कार्बोक्सिलीकरण। और एक कार्बोक्सिलीकरण जो प्रक्रिया है ना बेटा, ये एक एंजाइम की मदद से होती है। ध्यान से सुनेंगे इसको। ये किसकी वजह से होती है? एक एंजाइम की वजह से होती है, और उस एंजाइम का नाम है बेटा रुबिस्को। क्या नाम है उसका? रुबिस्को। ठीक, याद रखिएगा, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जैव जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है, दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को है। ठीक है, तो अब देखिए इस रुबिस्को ने क्या किया। इस रुबिस्को ने इस शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इसने एक पदार्थ बनाया जिसका नाम था PGA। क्या नाम है बेटा इसका? PGA। अब आप मुझे ये बताइए, PGA जो है ना वो 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है बेटा? 3 कार्बन का है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन की सहायता से 3 कार्बन वाला कितनी बार बनेगा? बोलो, 2 बार बनेगा ना। ये 2 बार बनेगा। एक PGA में 3 कार्बन, तो 2 PGA में कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो यानी PGA कितनी बार बना? एक RUBP और एक CO2 मिलकर क्या बनाई? 2 PGA बनाती है। ठीक, अब ये 2 PGA जो बन रहा है ना, ये 2 PGA का होता है बेटा अपचयन। इस PGA का क्या होगा? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है बेटा? इसमें क्या जुड़ेगी? हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। अब बात को ध्यान से देखिएगा, यहीं पर सारा क्रक्स यहीं पर है आपका। देखिए, लाइट रिएक्शन में आपने क्या बनाया था बेटा? लाइट रिएक्शन में आपने NADPH2 बनाया है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखा मैंने NADPH2। ठीक, लाइट रिएक्शन से आया हुआ NADPH2 अपनी H2 को दे देगा किसको? PGA को। यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ चली जाएगी? PGA के पास। ठीक है, PGA के पास जाएगी, और ये फिर से जैसे पहले था ना वैसे फिर से बन जाएगा। ये बन जाएगा NADP+। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में जो पदार्थ बना था ना उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आई ना, उसने इस पदार्थ को क्या बना दिया? इसको बना दिया बेटा ट्रायोज फास्फेट। क्या बनाया इसको? ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पर? ट्रायोज फॉस्फेट। अब देखो वहाँ पर एक दूसरी चीज़ बनी थी। देखो NADPH2 बना था कहाँ पर? लाइट रिएक्शन में। साथ साथ में ATP भी बनी थी कहाँ पर? लाइट रिएक्शन में। और हमने लिखा है कि अप्राकाशिक अपक्रिया किस पर डिपेंड होती है? तो लाइट रिएक्शन से प्राप्त उत्पादों का उपयोग होता है। तो पहले का तो उपयोग आपने देख लिया कि इससे निकली हुई हाइड्रोजन ने क्या किया? डार्क रिएक्शन में PGA का क्या कर दिया? अपचयन करा दिया, और क्या बना दिया? ट्रायोज फॉस्फेट बना दिया। ठीक, और ट्रायोज फॉस्फेट कितने कार्बन का है बेटा? ये 3 कार्बन वाला है। तो ये भी 3 कार्बन वाला था, तो 2 बार बना था। तो ये भी 3 कार्बन वाला है, कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रायोज फॉस्फेट से इधर की ओर, नीचे की ओर एक रिएक्शन चलती है, और फिर यहाँ पर बन जाती है आपकी शुगर। ठीक, जो कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। और दूसरी तरफ साइड में एक रिएक्शन और चलती है बेटा। ठीक, और ये रिएक्शन चलेगी तो क्या करेगी अभी देखते हैं। पहले आप यहाँ पर समझिए, पहले का इस्तेमाल हो गया, दूसरे का भी इस्तेमाल करना है हमें। तो यहाँ पर बेटा क्या होती है? ATP होती है। कितनी ATP? 2 ATP। 2 ATP टूट कर क्या बना देती है? 2 ADP बना देती है, और इससे क्या निकल जाते हैं? 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आगे देखिए, इन दोनों के इस्तेमाल से क्या बना? PGA मेरा चेंज हो गया किसमें? ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट भी क्या है? एक तरीके की शुगर है। ठीक है, इस ट्रायोज फॉस्फेट से क्या बना? ग्लूकोज बना एक तरफ, और दूसरी तरफ अब आप ये बताओ कि अगर ये RUBP का इस्तेमाल होता रह गया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा।
ठीक, तो इसका निर्माण भी तो होना चाहिए ना। तो इसी ट्रायोज फॉस्फेट से साइड में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और इसी ट्रायोज फॉस्फेट से इसका RUBP का पुनः निर्माण हो जाता है। इसका क्या हो गया बेटा, पुनः निर्माण हो गया। ठीक, अब पुनः निर्माण को आप क्या कहते हो, पुनः निर्माण को आप रीजनरेशन कहते हो। इसका हो गया रीजनरेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि 6 CO2 इस्तेमाल हो। ग्लूकोज जो होता है ना वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। अगर इस 6 कार्बन है, देखो यहाँ पर 3 कार्बन वाला कितनी बार बना, 2 बार ना, तो 3 दूना कितने हो गए, 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला अगर इधर से ग्लूकोज बन जाएगा तो फिर ये 5 कार्बन कहाँ से आएंगे। तो आप मेरी बात याद रखिएगा, ये जो 6 कार्बन है ना, ये कहाँ से आएंगे, ये CO2 वाले कार्बन है, यानी ये पूरे के पूरे कार्बन कहाँ से आएंगे, CO2 से। तो यानी यहाँ पर अगर 6 कार्बन है तो मुझे CO2 भी कितनी लेनी पड़ेगी बेटा, 6 बार लेनी पड़ेगी। और एक CO2 के लिए अगर एक RUBP चाहिए तो 6 CO2 के लिए कितने RUBP चाहिए होंगे, 6 RUBP चाहिए होंगे। ठीक है, तो अगर ये 6 RUBP लेंगे, ये 6 बार है तो ये भी कितनी बार होगा बेटा, 6 बार होगा, और ये भी कितनी बार होगा, 6 बार होगा। और यहाँ पर देखो 3 दूना, ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6 कार्बन और 6 छंग 36 कार्बन। 36 कार्बन में 6 निकल के बचे कितने, 30 कार्बन ना। अब 30 कार्बन से 5 कार्बन वाली कितनी शुगर बन सकती है, 6 शुगर, 6 पंचे 30। 30 को आप 5 से भाग देंगे, 5 कार्बन वाली क्या शुगर बनेंगी, 6 बनेंगी ना। तो कितनी शुगर चाहिए आपको, 6। तो जो 6 आपने यूज़ की थी वो 6 तो दोबारा बन गई, इधर से बनी कि नहीं बनी, मेरी बात समझ आ रही है ना। तो इन सब में भी क्या होगी, देखो बेटा, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है ना, तो निर्माण में क्या होगी, ऊर्जा भी खर्च होगी। तो एक ADP यहाँ भी वेस्ट हो गई, ADP प्लस IP में। ठीक, तो अब मेरी बात को आप ध्यान से गौर करिए, ये पूरा प्रोसेस चला है, CO2 का इस्तेमाल कैसे हुआ है, लाइट रिएक्शन में जो कुछ भी मैंने बनाया था उन दोनों का इस्तेमाल कर लिया ना। ATP बनाया था मैंने, ATP का इस्तेमाल कर लिया। NADP बनाया था मैंने, NADP का इस्तेमाल कर लिया। अब NADP के इस्तेमाल से हमने क्या बना लिया बेटा, ग्लूकोज बना लिया। अब आप देखो यहाँ पर तो आपको प्रोसेस बड़ी आसान लग रही थी ना, कि हाँ सर ऐसे आपने एक रिएक्शन लिख दिया, हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे चली है आपने देखा, पहले हुई लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बने, 2 मेन प्रोडक्ट बने, NADPH2 और ATP जो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हुए, प्लस ऑक्सीजन भी बनी थी जो निकल गई, उसका कोई इस्तेमाल डार्क रिएक्शन में नहीं था। ठीक, वो सह उत्पाद के रूप में बनी और निकल गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस NADPH2 और इस ATP का इस्तेमाल कहाँ किया, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर डार्क रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में पहले से ही 5 कार्बन की शुगर होती है, जैसे ही उसमें CO2 आती है, ये 5 कार्बन की शुगर एक CO2 को लेकर क्या बना देती है, PGA। और इस PGA का फुल फॉर्म होता है बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का, ये 3 कार्बन का। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन की ये शुगर, 1 कार्बन ये 6 कार्बन, तो 6 कार्बन से 3 कार्बन के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना। तो ये बना कितनी बार, 2 बना। अब यहाँ पर बना हुआ लाइट रिएक्शन में बना हुआ जो NADPH2 था, वो अपनी हाइड्रोजन को दे देता है किसको, फास्फोग्लिसरिक एसिड को। तो वो किस में चेंज होती है बेटा, ट्राइओज फॉस्फेट में। और इतना सब कराने के लिए देखो अपचयन हो रहा है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अगर इसके साथ जुड़ रही तो इसका अपचयन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर अपचयन ही होता है। अपचयन से क्या हुआ बेटा, ट्राइओज फॉस्फेट बना। इसी ट्राइओज फॉस्फेट से एक तरफ क्या बन गई, शुगर बन गई, और इसी ट्राइओज फॉस्फेट से एक तरफ फिर से किसका निर्माण हो गया, RUBP का दोबारा निर्माण हो गया। और इन सब प्रोसेस में क्या हुई बेटा, ATP हमारी खर्च हुई है। ठीक है, आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अब फटाक से 1 मिनट में कंक्लूड करते हैं। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये 2 पार्ट हैं किसके, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया 2 स्टेप में होती है। ठीक है, पहला स्टेप कहाँ घटित होता है बेटा, ग्रेनम में, जो सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। फिर वो क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है। वो NADPH2 कहाँ जाता है बेटा, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने के लिए स्ट्रोमा में चला जाता है। और उसी लाइट रिएक्शन में ATP भी बनती है, जो कहाँ आ जाती है, स्ट्रोमा में आ जाती है, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने के लिए। फिर स्ट्रोमा में क्या होता है, 5 कार्बन की शुगर होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एक
नया पदार्थ बनाती है जिसको आप कहते हो PGA। इस PGA का अपचयन करने के लिए लाइट रिएक्शन में बना NADPH2 इस्तेमाल होता है, जिसकी हाइड्रोजन किसको मिल जाती है, फास्फोग्लिसरिक एसिड को मिल जाती है। वो क्या बन जाता है, ट्राइओज फॉस्फेट बन जाता है। और इसी ट्राइओज फॉस्फेट से बेटा क्या बन जाती है, पीछे की तरफ हमारे शुगर बन जाती है 6 कार्बन की। देखो ग्लूकोज क्या है, एक तरीके की शुगर है, शुगर बन जाती है। फिर इसके साथ साथ में ये जो 5 कार्बन वाली शुगर इस्तेमाल हुई थी पहले स्टेप में ना, वो उसका दोबारा जनरेशन हो जाता है, मतलब दोबारा पैदा हो जाती है। अगर दोबारा नहीं बनेगी बेटा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगी ना, और ख़त्म हो जाएगी तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी, आपको ग्लूकोज कैसे मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ से ये साइकिल नहीं चल पाएगी ना। तो देखो यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है, फिर इधर से बन रहा है, इधर से इस्तेमाल हो रहा है, इधर से बन रहा है, तो एक चक्र वाला प्रोसेस चल रहा है ना। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है। और इस चक्रीय प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, ये कैसी प्रोसेस है, तो ये जो आपकी डार्क रिएक्शन है ना बेटा, ये डार्क रिएक्शन कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस बोले तो ये कैसी प्रोसेस है बेटा, ये चक्रीय प्रोसेस है, ठीक। और इस चक्रीय प्रोसेस को, यानी जो आपकी डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी किसके द्वारा बेटा, केल्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगर केल्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पहले ऑब्जर्व की गई थी तो भाई इनको भी सम्मान देना बनता है कि नहीं बनता है, ठीक। अभी आप ही किसी चीज़ की खोज करो तो भाई फिर आपको भी सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो इस केल्विन के सम्मान में इस पूरे चक्र का, ये जो चल रहा है साइकिल ना, इस पूरे साइकिल का नाम रख दिया गया, इस साइकिल का नाम रखा गया केल्विन साइकिल। क्या कहेंगे बेटा इसको, केल्विन साइकिल, ठीक, याद रखोगे। केल्विन चक्र, हिंदी में क्या कहोगे, केल्विन से हमारा एक शब्द आया केल्विन साइकिल, ठीक। केल्विन साइकिल किसका नाम है, एक तरीके से कहाँ घटित होती है, आपसे पूछे केल्विन साइकिल कहाँ चलती है, तो वो घटित होती है कहाँ पर, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण काम कैसे करता है, लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं, डार्क रिएक्शंस क्या होती हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ में नोट्स बनाई होंगी, नहीं बनाई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसका PDF जो है ना हम अपने टेलीग्राम चैनल उसमें डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो प्लीज़ आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मेरी तो यही राय है आपको कि पहले आप इसको खुद से एक नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो खुद का किया होता है ना बेटा वो बड़ा यूनिक होता है, ठीक। और जो ऐसा करते हैं ना जीवन में वो भी बड़े यूनिक होते हैं, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते जाइए, चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। आपने छोटी सी भी कहीं मेहनत की होगी ना तो वो तुरंत परिणाम ना दे, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको ज़रूर परिणाम देगी, ठीक है। ये एकदम प्रैक्टिकल की हुई बात है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द सेशन, ठीक, एंड यू एन्जॉय दिस सेशन। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।